हेलो एवरीवन, आई एम रचना। आज मैं आपको क्लास 7th की बसंत किताब का पार्ट नंबर 2 दादी माँ चैप्टर समझाऊंगी। इस वीडियो में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये पार्ट 2 है बच्चों। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या कह रही है, जो रामी की चाची है दादी माँ से कह रही है कि दादी माँ पैरों में झुक के कह रही है कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप हम पे दया नहीं करोगी तो आप उस बेटी का निस्तार जो है कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। उसने जैसे दादी माँ के पैरों पे हाथ लाया तो दादी माँ उसको कह रही है हट हट, मैं अभी नहा के आई हूँ, पीछे हट जा। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब यहाँ पर लेखक ने, राइटर ने क्या कहा कि दादी माँ कोई बात नहीं, बेचारी गरीब है, दे देंगी। तो आप इस प्रसंग को, इस इवेंट को, इस चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म करो। चल चल, चला है समझाने। दादी अब क्या कह रही है अपने पोते को, बस कर चल, आया समझाने मेरे को। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, जो उनका दादी माँ का पोता कह रहा है, मैं चुपके से जो अपने आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को, इस इवेंट को एकदम भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने बेहाल होकर कहा, उरिन होगी बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखो धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। अब वो क्या कह रही हैं, कह रही है कि बेटे, इन्होंने जो है मेरी मेरी बेटी के इतना भला किया कि मेरी बेटी का जो जितना भी, मतलब मैंने अपनी बेटी के लिए कर्जा लिया था वो सारा पैसा जो इन्होंने माफ़ कर दिया और ऊपर से मुझे 10 रुपये और भी दिए। तो इन्होंने मेरे लिए इतना भलाई का काम किया, तो ये सच में जो है एक देवता इंसान है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो लेखक ने कहा कि उस टाइम तो तुम्हें बहुत डांट रही थी दादी, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो ना तो लाभ क्या। अब वो क्या कह रही है, कह रही है ये तो बड़े लोगों का काम है, ये अगर पैसे देने के बाद हमें डांट भी रहे तो फिर क्या फ़ायदा। तो मतलब ऐसे उन्होंने मेरे लिए भलाई की। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक कह रहा मैं आगे चला गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोक्त तक सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। अब वहाँ पर जो है किशन के विवाह, उनके जो लेखक है उनके ब्रदर का, बड़े भाई के, उनके मैरिज है। तो जो वहाँ 4-5 दिन पहले जो है औरतें, जो लेडी संगीत होती है वो गाने के लिए वहाँ आ जाती हैं। तो तब से लेकर जब तक मतलब पुत्र का जन्म नहीं होता, बेबी बर्थ नहीं होता, तब तक वो सारे वहाँ पर जो संगीत हैं, गीत हैं, वो सारा उस इवेंट के जरिए दिखाती हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। तो सारा जितना भी वहाँ पर, जितने भी वहाँ पर रोल होते हैं वो सारे जो है लेडीज़ करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरत ने उस पर आपत्ति की। अब वहाँ पर सारी औरतों का काम था। तो लेखक क्या कह रहे, मैं बीमार था तो मैं बारात में नहीं गया, लेकिन मेरा भाई, जो मामे का बेटा होता है उसे मेरा भाई कहते हैं, राघव दलान, जो वहाँ पर सो रहा था बारात में, जो वह भी बारात जाने के बाद ही पहुंचा था। तो औरतों ने उस पर यह भी आपत्ति की कि मतलब ये यहाँ बीच में क्यों सो रहा। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक सा होता है। अब दादी माँ को बुरा लगने लगा कि मतलब मेरे बेटे को क्यों यहाँ से बाहर भेजी। तो दादी माँ कह रही है लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, तो इसके यहाँ पर लेटने से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे भी पास ही एक चारपाई पे चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। दादी माँ ने क्या किया कि साथ चारपाई बिछा ली और मुझे भी चादर उड़ाकर वहीं पर सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी लेखक को। सोचा कहीं और जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडा फोड़ हो गया। अब जैसे वहां पर औरतें सभी हंसी मजाक कर रही थी, तो लेखक वहां पर जो है चारपाई पे सो रहे थे चादर ओढ़ कर। तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरे को हंसी आ गई तो मेरा भेद खुल जाएगा, मैं यहाँ पर हूँ। बट मेरी जो है हंसी भी नहीं रुक पा रही थी। मेरी हंसी ने जो है मेरा भांडा फोड़ दिया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। अब जैसे ही उसे हंसी आई तो देबू की माँ को पता लग गया कि यहाँ चादर में जो है लेखक सो रहे हैं।
कहा, ओ दादी ये कौन बच्चा सोया? उन्होंने अब दादी कहा, दादी ये कौन बच्चा सोया? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? ऐसे वो मजाक बनाने लगी कि शायद बच्चे को दूध पीना है, देखो बच्चा से यहाँ पर सो रहा है। मैं उसका मजाक बना के लेखक का कि दादी माँ बिगड़ने लगी। दादी माँ को थोड़ा जो है गुस्सा आने लगा कि लड़के से क्यों लग रही हो, कि उसको क्यों कुछ कह रही हो, उसको कुछ मत कहो। सुबह रास्ते में देबू की मामूली कल वाला बच्चा, भाभी मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अब रास्ते में देबू की माँ ने अगले दिन मिली तो कहने लगी, ये देखो ये वही वाला बच्चा है। उसको मजाक बनाने लगी मीन्स लेखक का, कि जिसने कल हमारे कमरे में ऐसे छुप के आया था हमारे लिए, एक मतलब कल छुप के यहाँ पर सो गया था चारपाई पे, अपराध किया था उसने। तो उसने क्या किया, लेखक ने दादी माँ के पीछे जाके खड़ा हो गया। स्नेह और ममता की मूर्ति, दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। अब उस प्यार की, स्नेह की जो मूर्ति है दादी माँ, अब उनके बारे में जो है वो लेखक याद कर रहे हैं। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते से कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। अब दादी माँ परिस्थितियों को बहुत खूब अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि कैसा जो समय का चक्र है सदा एक सा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। तो दादा की मृत्यु के बाद से जो है उदास रहने लगे और संसार जो है उसे पूरा धोखे भरा लगने लगा कि सारा संसार जो है धोखेबाज है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वह सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। अब जो वही बात होगी ना, दादाजी की मृत्यु के बाद जो सारे दोस्त थे, मुंह में तो भाई उनके राम और पीछे कहते हैं ना बगल में छुरी वाले दोस्त, तो ऐसे दोस्त थे जो पीछे बातें बनाते थे, सिर्फ मुंह पे जो है मीठे बन के रहते थे दादाजी के सामने। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। दादाजी की जब मृत्यु हुई तो दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, जो पिताजी ने जितना भी वहाँ पर पैसा खर्च किया, तो वो जो है सारा कर्जा लिया हुआ था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। दादी माँ तो उदास रहेगी क्योंकि इतना पैसे का कर्जा था उनके सर पर, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और हड्डियों में ठंड घुस रही थी। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। अब लेखक ने क्या देखा कि शाम को दादी माँ ने गीली धोती पहनी हुई है और कोने में एक संदूक रखा है, उसके ऊपर दिया जला के जो है हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैंने उनकी प्यार भरी आंखों में जो है आंसू कभी नहीं देखे थे। ये बात लेखक कह रहा है। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। अब लेखक उनके पास जो जाके बैठ गए और उन्होंने कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने कहा, क्या हो गया, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। उन लेखक ने क्या कहा, दादी माँ एक बात पूछो, आप मुझे बताओगे? लेखक ने जो है उनकी स्नेहपूर्ण प्यार भरी आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ, तुम रोती थी। अब वो दादी माँ कह रही है, बताओ, पूछो क्या पूछना था। तो लेखक ने कहा, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। दादी माँ मुझे प्यार से कहने लगी, जा, तुम तो अभी खाना भी नहीं खाया। पर लेखक ने दादी को, दादी तुम्हारी धोती गीली है, अपनी धोती तो बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। अब दादी क्या कह रही है, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई और सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन माने कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। अब यहाँ पर जब उन्होंने सुबह देखा तो किशन भैया और उनके पिताजी बैठ के बातें कर रहे हैं। अब उनको पैसों की टेंशन हो रही है क्योंकि उन्होंने काफ़ी कर्जा जो है पैसा अपना लोगों को दिया हुआ है और वो लोग जो है इनके पैसा नहीं मोड़ रहे, तो उनका मन जो है रोने रोने सा हो गया। रोते क्यों हो रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते कहा। दादी ने प्यार से किशन भैया के और अपने बेटे के किशन भैया और के माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी ही
हूँ ही उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया। अब उन्होंने क्या कहा अपने पोते को कि तुम्हारे दादा ने जी ने मुझे जो है कंगन दिए थे, उनका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे बेटा। अब दादी जी ने जो है, जो दादाजी ने दादी को कंगन दिए थे, अब दादी ने संभाल के रखे हुए थे, तो दादी ने वो कंगन जो है किशन भैया को देते हुए कहा कि तुम्हारे मतलब दादाजी ने दिए थे, तुम्हारी निशानी है, तो इसको तुम, हाँ, तो ये तुम्हारी निशानी है तुम्हारी, तो पुराने लोग आगे पीछे सब सोच लेते। अब उन्होंने कहा कि बेटे पहले के जो लोग थे वो आगे पीछे का सब सोच लिया करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाहब्रश देवी सी लगी। वो तो लगेगी दादी तो देवी, अब ये लेखक ये बात कह रहा है कि मुझे तो दादी देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन होगी। मैंने देखा एक काफ़ी चढ़ आया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब लेखक जो है खिड़की पर बैठा था, एक कौवा उनकी खिड़की पर आके बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहे हैं, हाथ में अभी भी लेखक के किशन भैया का पत्र है कि काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपनों से पूछ बैठता है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अब वो खिड़की पर बैठे हैं, लेकर उनके हाथ में किशन भैया का पत्र है और हाथ कांप रहे हैं, आंखों में कोई इतना भी विश्वास नहीं हो रहा आंखों को, और मन बार बार अपने आप से पूछता है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो लेखक को जो है इस कहानी में अपनी दादी माँ का स्नेह प्यार सब कुछ बताया, और अब बैठ के वो इस बात को रो रहे हैं कि दादी माँ इतनी स्नेह की मूर्ति थी, तो क्या वो सचमुच ही हमारे पास नहीं रही। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा चैप्टर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि और भी नई वीडियो आप देख सकें। थैंक यू।